हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया पे। आज तक हमने जो किया है वो 2 यूनिट पढ़ चुके हैं 12th क्लास की। फिजिक्स के अंदर आप एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं और एक आप पढ़ रहे हैं करंट के बारे में, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब यूनिट हमने पढ़ी थी तो वहां पे हमने चार्ज को रेस्ट के ऊपर लिया था। जब हमने दूसरी यूनिट इसके बाद की करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो उसको चार्ज को मूव कराना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण हमारे पास क्या आया, करंट बना। अब हम क्या करेंगे, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करवाया था सेकंड यूनिट में, अब थर्ड यूनिट में किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करवाएंगे तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम बात करेंगे, पहले उसका जनरल डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम आगे बायोट एंड शेवर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। इस जो ये चैप्टर है हमारा, जो मैं आज स्टार्ट करवा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में जो इसका नाम वो लिखा हुआ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए मेरा चैनल एमएस पथेरिया को और समझते रहिए। देखिए हमारे जो चैप्टर होगा वो होगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये हम स्टार्ट करेंगे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यानी कि देखिए सबसे पहले तो जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम से ही आप देखिए बच्चों, और किसी बुक में आपको प्रदीप की बुक होगी या फिर और कोई मॉडर्न की बुक, दिनेश की बुक कोई होगा ज्योति की, वहां पे आपको मैग्नेटिज्म लिखा मिल जाएगा। तो वो एक ही बात होती है बच्चों, चाहे आप मैग्नेटिज्म लो चाहे आप मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, एक ही बात होती है। यही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए स्टार्टिंग की जो यूनिट थी, मैंने 3 बातें मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं। ये एक चार्ज पार्टिकल है, क्यों, इस चार्ज पार्टिकल को रेस्ट के ऊपर रखा था, मतलब वेलोसिटी कितनी दी थी, 0। ये क्या प्रोड्यूस करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाता था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले मैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। फिर मैंने सेकेंड यूनिट के अंदर आया और इस चार्ज पार्टिकल को किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मैंने क्या करवा दिया, मूव करवा दिया। जैसे ही मैंने इसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव अप करवाना स्टार्ट किया तो इसने क्या बनाया, करंट बनाया बच्चों। क्या बनाया, करंट, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही बनाता है। अब हमने क्या कर दिया, इसको वेलोसिटी के साथ तो करवाया बट वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं थी। तो क्या प्रोड्यूस करेगा ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। और इसी के बारे में हमें अब डिस्कस करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जो मैग्नेटिज्म बनाता, मैग्नेटिक फील्ड बनाता, वही हमें अब आज डिस्कस करना है। तो चलिए इसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है इसका, वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही जब मैग्नेटिज्म की बातें चल रही थी तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट दिया था, उरस्टिड का एक्सपेरिमेंट। उरस्टिड एक्सपेरिमेंट, सबसे पहला ही डिस्कशन हमें ये करना बच्चों। जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये आपको सीबीएसई बोर्ड, आईआईटी, जेई और नीट सब के लिए हेल्पफुल होगी। इसके साथ साथ मैं न्यूमेरिकल की भी जो लेक्चर वीडियो डाल रहा हूं आप वो भी देखते रहिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल प्लस में ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे वो आप सीबीएसई बोर्ड हो चाहे किसी भी बोर्ड में हो। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो उरस्टिड ने एक्सपेरिमेंट किया था इस यूनिट के अंदर। और उरस्टिड ने क्या शो किया था कि जब कोई चार्ज मूव करता है तो वो करंट तो बनाएगा पर वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है, बनाता है। यानी कि उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई चार्ज ये मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है तो क्या बनेगा, करंट बनेगा बच्चों, करंट बनेगा। जैसे कि ये वायर है और इस वायर में से चार्ज मूव करेगा तो क्या आएगा, करंट। ये करंट है, ये क्या बनाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है बच्चों। ये क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये बात बताई थी किसने, उरस्टिड एक्सपेरिमेंट ने। उन्होंने कैसे प्रूव किया था इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या लिया था, एक कंपास नीडल ली बच्चों। क्या लिए, कंपास नीडल। अब आपको पता होगा जो कंपास नीडल होती है वो क्या चीज होती है बच्चों, कंपास नीडल। कंपास नीडल जैसे कि हवाई जहाज हो गया, प्लेन हो गया, उनके अंदर लगी हुई होती है, जो किसकी बताती है, डायरेक्शन को यूज करती है बट मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। मैग्नेटिक फील्ड जब इसके पास आता है तो वो डिफ्लेक्शन देती है कंपास नीडल। हमेशा एक बात याद रखना, अगर आपके पास कंपास नीडल है उसके पास आप मैग्नेट लेके जाओगे तो वो क्या देगा, डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा, डिफ्लेक्शन देगा। तो यही बात इन्होंने प्रूव की। तो कैसे प्रूव की देखिए, उससे चलते हैं, हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, एक वायर लिया जिसके अंदर से करंट इन्होंने पास कर दिया और फिर इन्होंने क्या किया, एक कंपास नीडल लेके आए। ये कंपास नीडल होगी, कंपास नीडल। इस कंपास नीडल को इसके पास लेके आए तो इस कंपास नीडल ने क्या स्टार्ट कर दिया, डिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों,
एक्चुअल में किया क्या था, एक वायर लिया, उस वायर के पास कंपास नीडल लेके आए, फिर उसके अंदर से करंट जो है पास कर दिया वायर में से। जैसे ही इसमें से करंट पास हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट होगा, मतलब इसके आसपास कोई ना कोई मैग्नेट है, और वो मैग्नेट कौन है, ये। इसका मतलब अगर किसी वायर में से करंट पास किया जाए तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, लाइट मैग्नेट की तरह है। तो क्या कहेंगे, इफ वी पास अ करंट through wire then it behave as like light magnet। किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, लाइट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो क्या बात बताई, एक वायर था जिसके पास हम कंपास नीडल लेके आए, फिर हमने उस वायर में से करंट पास कर दिया। जैसे उसमें से करंट पास होता है तो एक कंपास नीडल डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट हो जाती है। कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इसके आसपास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, ये करंट जब इसके अंदर से, वायर के अंदर से मूव करता। मतलब ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक लाइट मैग्नेट की तरह। तो वही बात की, एक अगर किसी इफ यू पास ए करंट थ्रू वायर, यहाँ पे वायर लिखना भूल गया, थ्रू वायर, देन इट बिहेव एज लाइक ए लाइट मैग्नेट। तो वो किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों, लाइट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट ओरस्टेड ने दिया था जो बताता था इसके बारे में। अब हम क्या करना है कि हमें अब इसका जनरल जो बातें कर ली कि भाई मैग्नेट कैसे बना, मैग्नेट बना जब किसी वायर में से करंट पास हो रहा था, तो वो बात किया। अब हम क्या करते हैं, इसकी आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, और जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो करते हैं, और उस टॉपिक का नाम हमारे पास होगा बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। बायोट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ व्यू से भी है। देखिए बायोट सेवर्ट्स लॉ, देखिए ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस किस लिहाज से बताया मैंने दोनों लिहाज से आपको बताया है। सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू, दूसरा कॉम्पिटिटिव। अब बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है वो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्यों इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कराते ही न्यूमेरिकल कराऊंगा, तब बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहां से क्वेश्चन 100% हर एक में पूछे जाएंगे, चाहे वो IIT हो, चाहे नीट हो, चाहे JEE हो। तो देखिए बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ, सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री जानते हैं। बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ, बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ जब मैग्नेटिज्म के बारे में चल रहा था तो इन्होंने केवल बताया था कि देखिए हम बड़े के कान, जो वायर के कान, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, इंटीग्रेशन यूज कर लिया सब, बट ये खास बात ऐसी थी कि किसी छोटे टुकड़े का अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो किसका यूज करेंगे, बायोट सेवर्ट्स लॉ का। इससे पहले ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया था, अगर किसी वायर में से करंट पास कर दिया तो लाइट मैग्नेट बनेगा, मतलब मैग्नेट बन गई, मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड को किससे, बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ से फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसे फाइंड आउट भी तो करेंगे। जैसे फर्स्ट यूनिट में किसी चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जब रेस्ट पे था, फिर हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट भी किया था बच्चों। तो ठीक है, तो ये क्या कहेंगे, देखो इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट magnetic field due to small एलिमेंट के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ का यूज करेंगे बच्चों। ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है कि हमें एक स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम किसका यूज करेंगे, बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ का। बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि इसलिए मैंने यहां पे बताया कि स्मॉल एलिमेंट, इस पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कौन निकालता है, बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। कैसे, देखिए सबसे पहले मैंने एक वायर ले लिया जिसमें से करंट पास हो रहा I। फर्स्ट यूनिट में सिमिलर ऐसी बातें थी बच्चों, बस वहां पे क्या लेते थे हम, इसके ऊपर चार्ज लेते थे। अब यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब करंट मूव करता है तो किसकी तरह बिहेव करता है, लाइट मैग्नेट की तरह। अब मैं क्या करता हूं, इसका एक स्मॉल टुकड़ा ले लेता हूं DL, वही बात है, स्मॉल एलिमेंट DL ले लिया, और इससे R डिस्टेंस के ऊपर एक M पॉइंट ले लिया जहां पे हमें क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। यहां पे हमें B को क्या करना है, फाइंड आउट करना है बच्चों। समझ आई बात। सबसे पहले करंट कैरिंग वायर लिया, उसका स्मॉल एलिमेंट लिया जिसके कारण ये निकाल सकता है DL, और एक R डिस्टेंस के ऊपर M पॉइंट ले लिया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना बच्चों। तो आपको पता चलेगा कि इसने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अकॉर्डिंग ये गिवन था कि जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एलिमेंट इसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब क्या बताया, ये जो dB था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस स्मॉल एलिमेंट dl के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस साइन थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर के था बच्चों। ये सब बातें बता, देखिए dl ये करंट एलिमेंट, r और साइन थीटा ये था बच्चों। अगर मैं इस कंप्लीट को कंबाइन करता हूं तो हमारे पास जो dB आएगा वो कितना आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा बाय में r का स्क्वायर। ये बात आ जाएगी आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर dB। अब आपको पता है कि फिजिक्स में जब भी आपको कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन दिखे तो उस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाते ही क्या आता है, कांस्टेंट आता है बच्चों। तो वो कांस्टेंट क्या होगा, देखिए dB इज इक्वल टू में k I dl साइन थीटा बाय में r का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और k यहाँ पे क्या है, k यहाँ पे है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बच्चों। इतनी बात आ गई समझ में। अब इसके बाद क्या होता है, इस k की वैल्यू पे जाते हैं हम। इस k की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट बाय में 4 पाई, जो कि किसके बराबर होता है, 10⁻⁻7 के बराबर बच्चों। k की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई और ये किसके बराबर होता है, 10⁻⁻7। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से dB को इस k की वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू नॉट बाय में 4 पाई, देखिए ये k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, इंटू I इंटू dl साइन थीटा बाय में r का स्क्वायर। ये इतना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इसका। मतलब जो बायोट शेवर्ट्स लॉ ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ये निकाला dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर और इसके साथ 4 पाई, क्योंकि यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, जस्ट बच्चों k की वैल्यू पुट कर दी। तो ये यहाँ पे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं बायोट शेवर्ट्स लॉ की, जो बता रहा है कहीं इंडिपेंडेंट पूछा भी जाता है 2 नंबर 3 नंबर में बच्चों। अब हमारे पास एक नई टर्म निकल के आई है म्यू नॉट, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। ये होगा इतना, याद रखना इस फॉर्मूले को आपको। मैं इसका ये फार्मूला आपको अलग से जो लिख देता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं dB इज इक्वल टू में म्यू नॉट I dl साइन थीटा बाय में 4 पाई r का स्क्वायर। ये मैं फार्मूला अलग से आपको दे देता हूं बच्चों। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं यहाँ पे। अब देखिए ये k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू जो हमें डिस्कस करना है, क्योंकि अभी हमने k की वैल्यू निकाली और k की वैल्यू थी म्यू नॉट बाय में 4 पाई। अब यहाँ पे बात करनी है ये म्यू नॉट क्या है। ऐसे ही एक क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम क्या कहते थे, परमिटिविटी कहते थे। इसका नाम क्या था हमारे पास, परमिटिविटी। ये सेम डेफिनेशन होती इसकी, ये होती है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी बच्चों, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। देखो ये था परमिटिविटी ऑफ स्पेस, और एयर की, ये परमिएबिलिटी ऑफ एयर बच्चों। अगर ये हटा दूं, मैं इसको म्यू लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम बच्चों। किसकी, मीडियम की बच्चों। समझ आई बात। जैसे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ एयर था और एप्सिलॉन लिखते थे खाली, वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम था। ये बात मैं अब इसको साफ कर देता हूं, कोई काम नहीं। यहाँ पे म्यू नॉट क्या, परमिएबिलिटी ऑफ एयर, और म्यू होता तो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम होता। ठीक है बच्चों, इसको भी साफ कर दे। अब हमें इसको डिफाइन करना। देखिए ये क्या है, ये 2 का सम है, परमिट प्लस में एबिलिटी, परमिट प्लस में एबिलिटी। परमिट का मतलब क्या होता है, परमिशन। आपको जब गाड़ियां देखते होंगे तो उसके ऊपर लिखा मिलता ऑल इंडिया परमिट, मतलब वो पूरी इंडिया में कहीं पे भी घूम सकता है, उसके पास ये परमिशन है। परमिट प्लस में एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्षमता, मतलब वो क्षमता किसी भी चीज को अपने अंदर से पास होने की क्षमता। मतलब मैं अपने घर, मेरा घर है, आप बाहर आए बोले कि सर मैं अंदर आ जाऊं, ये मेरी क्षमता है कि मैं आपको अंदर लूं या ना लूं, तो ये मेरी एबिलिटी हुई। इसी प्रकार क्या होता है कि किसी स्पेस की, किसी एरिया, मान लिया एरिया ले लिया, ये एरिया, इस एरिया की खुद की एबिलिटी है, ये इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स को पास होने देगा या नहीं होने देगा, ये इसकी एबिलिटी होती है। क्या है ये, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये एरिया के ऊपर, जो एरिया हमने लिया इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी एबिलिटी है, ये एबिलिटी है, इसके पास क्षमता है कि परमिशन देगा या नहीं देगा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें से पास हो सके। तो परमिएबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा, इट इज द एबिलिटी ऑफ
जो एरिया, इट इज द एबिलिटी ऑफ एरिया, उस एरिया की एबिलिटी टू परमिट और पास द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट, अपने अंदर से वो इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने देगा। इसकी एबिलिटी, इसकी क्षमता को हम क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी कहते हैं। तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, तो क्या होगा? परमिएबिलिटी ऑफ permeability is defined as ability of medium to pass magnetic lines of force through it अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, देखिए, ऑफ डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ मीडियम टू पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट, अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने की एबिलिटी, क्षमता को हम क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी कहते हैं बच्चों। तो ये डेफिनेशन आपको पता चल गई। इसकी वैल्यू μ0/4 10⁻⁻⁷ के बराबर होती है। ये वैल्यू याद रखना, क्यों? क्योंकि जब न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तो इन सब बातों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये दूसरा फार्मूला मैंने आपको बता दिया, k = μ0/4, इसके बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। हम इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखिए बच्चों, समझते रहिएगा, फिजिक्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चों। फिजिक्स बोरिंग हो ही नहीं सकती, फिजिक्स मुश्किल हो ही नहीं सकती, फिजिक्स बड़ी आसान होती है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपका फिजिक्स का फोबिया दूर कर दूंगा। देखिए dB, अभी हमने बात की, dB = KI dl sin θ/r²। अब आप कह सकते हो सर वहां पे तो μ0/4 हमने k की वैल्यू पुट कर रखी है जस्ट बच्चों। अब इस फॉर्म को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना बच्चों। अब तक जो हमने बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ को यूज किया है, अब उसी को हम किस में लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में। तो हम इसको क्या पे लिखें? इसमें इन वेक्टर फॉर्म। देखिए, अगर मैंने पहले ही बताया था, अगर किसी को भी वेक्टर फॉर्म में दर्शाना है तो उसके साथ क्या लगा दो? यूनिट वेक्टर लगा दो। हम यहां पे भी एक यूनिट वेक्टर लगा रहे हैं, r, जो कि किसका काम करेगा? यूनिट वेक्टर का काम करेगा। अगर फिजिक्स की दुनिया में कभी भी आपको किसी की डायरेक्शन दिखानी हो तो उसके साथ आप क्या लगा दो? यूनिट वेक्टर लगा दो। ये बात हमेशा याद रखना बच्चों। तो dB = KI dl, फिर इसके बाद साइन थीटा, और यहां पे हमारे पास हो जाएगा यूनिट वेक्टर r बाय में क्या हो जाएगा? r का क्यूब। ये भी यहां पे क्यूब था बच्चों। अब यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है, ये आपको पता है। वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू आपको अच्छी तरह से जानते हो। तो ये चेंज कर दें, KI dl, इसके बाद साइन थीटा, और यहाँ पे ये r वेक्टर बाय में ये r² था बच्चों, में क्यूब लेगा यहाँ पे गलती से, r², ये r²। ठीक है बच्चों, यूनिट वेक्टर की वैल्यू r बाय में r²/r। देखिए r² ये रहा, r ये रहा, कितना बन जाएगा? r³ बन जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? KI dl साइन थीटा, और इसके साथ r वेक्टर बाय में r³। इतनी बात आई बच्चों समझ में? यहाँ पे मैं क्यों करवा रहा हूं? देखिए बच्चों, ये बोर्ड में तो आपको करना ही करना, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ी हेल्पफुल होगी। बोर्ड के एग्जाम में तो है ही है, उसके बाद भी हेल्पफुल होती है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं। देखिए क्या निकल के आया, dB = KI। अब एक बात बताओ, dl और r दोनों के बीच एंगल कौन है? साइन थीटा। dl और r के बीच का एंगल कौन है बच्चों? साइन थीटा। ये रहा dl, ये रहा r, और इनके बीच का जो एंगल है वो कौन है? साइन थीटा है बच्चों। तो देखिए KI, अब मैं साइन थीटा को हटाता हूं तो कौन आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। कोस थीटा को हटाता हूं तो कौन आता है? डॉट प्रोडक्ट। तो KI dl क्रॉस r बच्चों, dl क्रॉस r, और बटे में इसके कितना हो जाएगा? r³। ये आ गया बच्चों। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ, किसकी है वेक्टर फॉर्म? ये वेक्टर फॉर्म है बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ की बच्चों।
ये बड़े इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर फॉर्म में दिखाना हो तो यूनिट वेक्टर लगाओ, r अपॉन में r क्यूब बन गया। इसके बाद ये साइन थीटा dl और r के बीच है तो साइन थीटा हटाएंगे तो क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा बच्चों, और वो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, आप देखते रहिएगा, मैं आपको फिजिक्स एक मैजिक की तरह बना दूंगा, और जब आप पढ़ेंगे फिजिक्स तो आपको इतना आनंद आएगा कि आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ना नहीं चाहेंगे। देखिए डी बी इज इक्वल टू, मैं केरा आईरा डीएल क्रॉस आर, यही बात है बाय में आर क्यूब, क्योंकि हमने क्या हटाया बच्चों, हमने साइन थीटा, और साइन थीटा के हटाते ही क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है बच्चों। ये बात हमारे पास ड्राइव होके आ गई। अगर आपको कहीं ऐसे ब्रैकेट में दिखे और ये क्वांटिटी दिखे, कोई ऐसी समेशन आपको दिखे, ऐसी चीज इक्वेशन कोई दिखे, तो इसका मतलब होता है कि जो डीबी है वो परपेंडिकुलर है किसके, डीएल एलिमेंट के। डीबी इज परपेंडिकुलर टू किसके, आर वेक्टर के। बच्चों समझ आई है नहीं आई बात? इसका मतलब क्या है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा डीएल एलिमेंट के साथ आर डिस्टेंस, ये एम पॉइंट, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा इसकी लेंथ इस डीएल के, और परपेंडिकुलर होगा इस एरिया आर, इससे आर वेक्टर के, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसलिए मैंने ये सारा तामझाम किया, इसलिए मैंने बताया है कि ये अगर ऐसी इक्वेशन आपको कहीं मिल जाए तो डीबी परपेंडिकुलर होता है डी के, डीबी परपेंडिकुलर होता है आर के। ये ऐसी बातें होती हैं, ये इंटरनली जो इसके अंदर छुपा हुआ था मैंने वो निकाल के आपको बताया इसमें क्या छुपा हुआ बच्चों, ठीक है। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, और वो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म थी म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और ये हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म हो जाएगी बच्चों। तो ये हमारा था बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। हाँ तो बच्चों अब हम करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। ये हमने देखा कि बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ क्या होता है और उसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस अलग अलग 3 एप्लीकेशन हम इसकी डिस्कस करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी देखेंगे बच्चों। एप्लीकेशंस देखिए क्या होती है। सबसे पहले एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर बच्चों, करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये पहली एप्लीकेशन करेंगे। मतलब एक लंबा वायर है, लंबा लॉन्ग इंफिनिटी लॉन्ग वायर है, और उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें उसका क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है बच्चों। मैं इसको अब साफ कर रहा हूं, इसका कोई काम नहीं, मैंने बता दिया था, याद रखना के आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ के कारण। अब हम मानेंगे एक लंबा स्ट्रेट वायर, ये मान लिया, और इसके अंदर से करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है बच्चों। क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है। ये इन्फिनिटी लॉन्ग है बच्चों। अब हमें क्या करना है कि इसके एक आर डिस्टेंस के ऊपर एक एम पॉइंट मान लिया, जहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताया मैंने, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसकी आर डिस्टेंस के ऊपर एक एम पॉइंट माना, जहां पे हमें क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना। सबसे पहले इसका डायग्राम बहुत ही जरूरी है, और इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन करना है तो एक बात आप सीख लीजिए, अगर आपको बन पाता हो सके तो प्रत्येक न्यूमेरिकल का आप क्या बना दो, डायग्राम। एक बार न्यूमेरिकल का डायग्राम बनाओ, अपने आप उत्तर आपको दे देगा, ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। ये एम पॉइंट के ऊपर। इसके बाद देखिए बच्चों क्या होगा कि हम कंप्लीट वायर के कारण कभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, हम केवल स्मॉल टुकड़े का निकालेंगे, ये फिजिक्स कहती है, यार उसको समेट करके जोड़ करके बड़ा कर देंगे, और इसलिए हम एक स्मॉल टुकड़ा ले रहे हैं जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल। इसमें आई करंट है जिसकी लेंथ डीएल, और आपको इस बात का पता होगा कि स्मॉल टुकड़े के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड देता वो कौन देता, बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ, अभी डिस्कस किया था, इसीलिए कहते हैं उसकी एप्लीकेशन है। ये डिस्टेंस हमने आर मान ली। अब की बार इस डिस्टेंस को हमें कुछ भी मान लो, आपको एस मान लो, ठीक है, और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने ले ली एल। कितनी ले ली बच्चों, एल ले ली। इसी प्रकार हम इस डायरेक्शन में भी एक स्मॉल टुकड़ा मानेंगे जिसकी डिस्टेंस डीएल हो जाएगी, ये रहा, ठीक है। ये डिस्टेंस भी कितनी, आर, ये डिस्टेंस भी कितनी, एल, इसमें से भी करंट जा रहा। ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, अल्फा। ये हमें मानना है, ये एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा। इसके बाद क्या होगा, देखिए ये तो हमने एक फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर दो टुकड़े लिए, हमने अपनी मर्जी से एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर ले लिया, बट हमें क्या करना है, इंफिनिटी तक पहुंचाना है। अगर मैं इंफिनिटी से लूं, ये इंफिनिटी से लिया मैंने, ये लिया, देखो इंफिनिटी तक जा रहा है। इसी प्रकार मैं इस तरफ भी इंफिनिटी से ले लूं तो ये जो पूरा एंगल है ये हो जाएगा थीटा 2। क्यों थीटा 2 हुआ, क्योंकि ये एंगल तो थीटा 1 है। नीचे से स्टार्ट करके बच्चों आई बात समझ में, दैट इज एंगल थीटा, दैट इज एंगल अल्फा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। हमने अब पहले एक फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर एल के ऊपर जो मानेंगे थे डीएल और डीएल, अब हमें इंफिनिटी के लिए भी तो लेना है, तो इंफिनिटी के लिए क्योंकि हम कैसा कर रहे हैं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कर रहे हैं बच्चों, ये आ गया। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये सब करने से पहले आपको दो चार बातें लिखनी बहुत जरूरी है। वो बातें क्या, लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग ए करंट आई। ये बात आप अगर लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा और आपके मार्क्स पूरे आएंगे। मैं बोल देता हूं क्या लिखना, लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग ए करंट आई एंड एट एम पॉइंट, ये एम पॉइंट है, वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। बस इतना लिख दो, एम पॉइंट के ऊपर हम क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ। बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं किसकी, बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जो कि इंफिनिटी भी हो सकता है बच्चों। ये इन्होंने क्या बताया था कि स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसके अंदर केवल मैं मैथ का यूज करूंगा और कुछ नहीं। अब हमें क्या करना है, स्मॉल टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना बच्चों, जो कि बायोट सेवर्ट्स लॉ ने दिया था। अगर मुझे कहीं से इस डीएल की वैल्यू पता चल जाए, आर की वैल्यू पता चल जाए, साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाए, इन तीनों की, किस किस की, आई की, डीएल की, साइन थीटा की, आर स्क्वायर की, आई तो होगा, इन तीनों पैरामीटर की डीएल साइन थीटा आर स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाए तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। अब हमें इनकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं जाता हूं इसके पास, साइन थीटा। देखिए बच्चों साइन थीटा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर का साइन मैंने दिखा दिया, ये होता है। अब इसका परपेंडिकुलर देखिए, इस थीटा से परपेंडिकुलर क्या होगा, एस, सामने वाला ही तो होता है, इससे बिल्कुल सामने वाला ही तो होता है परपेंडिकुलर, अपॉन में इसका हाइपोटेन्यूज, ये होगा आर। हाँ ठीक है, मैं एक बात फिर से बता रहा हूं, जिस एलिमेंट का निकाला और जिस पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं, देखिए मैंने ये स्मॉल एलिमेंट का निकाला था डीएल, और कितने पॉइंट के ऊपर, एम, आर डिस्टेंस, मतलब इस एलिमेंट और इसके बीच, इस एलिमेंट और इसके बीच, यही तो डिस्टेंस आर लिए। ये बात भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है बच्चों, एस बाय आर, ये होगा साइन थीटा। अब इसी में मैं क्या करता हूं, एक कोस अल्फा की वैल्यू भी निकाल देता हूं। कोस अल्फा क्या होता है बच्चों, क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इस अल्फा के लिए बेस कौन, एस, हाइपोटेन्यूज कौन, आर। ये बात आपको पता है, एस बाय में आर। उस ट्रायंगल में देख के आपको दिखेगा कि साइन थीटा की वैल्यू, कोस अल्फा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल है, एस बाय आर। मतलब यहां से क्या मिला हमें, साइन थीटा किसके बराबर होगा, कोस अल्फा। हमारे पास एक वैल्यू आ गई कि हम साइन थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, यहां पे कोस अल्फा पुट कर सकते हैं। एक बात हमारे पास यहां पे आ चुकी है बच्चों। इसके बाद हमें दूसरी बात निकालनी आर, तो इसी फार्मूले से निकाल लें, आर निकालेंगे तो ये नीचे एस बाय में कोस अल्फा। अब एक बात बताओ, 1 बाय कोस अल्फा क्या होता है, सिकेंट अल्फा होता है बच्चों, तो मैं इसको लिख देता हूं एस सिकेंट अल्फा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस सिकेंट अल्फा। दूसरी बात आ गई, यही पता होगा ना, जो बाय वाले बच्चे वो याद रखो, मैथमेटिक्स में क्या होता है, एस 1 बाय कोस अल्फा सिकेंट अल्फा के बराबर होता है। मैं यहां पे लिख भी दे देता हूं कि 1 बाय कोस अल्फा इज इक्वल टू में सिकेंट अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आता है छोटी क्लासेस में, वहां पे बताया जाता है कि 1 बाय कोस अल्फा सिकेंट अल्फा के बराबर होता है। तो दो की वैल्यू आई, एक साइन थीटा कोस अल्फा के बराबर होगा, दूसरा आर एस सिकेंट अल्फा के बराबर होगा। अब हमें चाहिए तीसरी डीएल की वैल्यू, स्मॉल एलिमेंट डीएल की वैल्यू चाहिए बच्चों हमें। इतनी बात आई। इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस पूरी ट्रायंगल में एक ऐसी चीज देखता हूं जो एल को कंसीडर कर रहा हो, तो मैं क्या निकालता हूं, tan अल्फा की वैल्यू। मैं ऊपर वाला ये साफ कर देता हूं बच्चों, यहां से ये साफ कर देता हूं। अब देखिए इसकी tan अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा रहा, tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी,
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो उस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, एल, और बेस कौन है, एस। यही अब हम यहां से एल निकाल ले तो क्या हो जाएगा, एस टेन अल्फा बच्चों, ये हो जाएगा। मैंने क्या बताया, टेन अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर एल रहा और बेस रहा, ये रहा एस रहा, ठीक है। अब एल निकालना तो इस तरफ जाएगा एस टेन अल्फा। अब हमें तो डीएल चाहिए बच्चों, एल नहीं चाहिए, डीएल। मतलब मैं अगर इसका क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, किसका डिफरेंशिएशन करूं, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो क्या हो जाएगा, डीएल विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। यहां पे मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, ये कोई काम नहीं, आपने उतार लिया होगा, समझ आ गया होगा। ये दो वैल्यू हमने चाहिए, साइन थीटा और इस दोनों की वैल्यू, और किस फार्मूले में लिखेंगे, वो फार्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं, dB इज इक्वल टू मैं के आई डी एल साइन थीटा बाय में आर का स्क्वायर। साइन थीटा डी अल्फा और आर की वैल्यू रखनी है, दो की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, ठीक है। तो डीएल बाय डी अल्फा क्या होता है, एस सेकेंड स्क्वायर अल्फा बच्चों। जो बाय वाले बच्चे हैं वो ध्यान से देखे, डरे नहीं, टेन अल्फा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेकेंड स्क्वायर अल्फा होता है बच्चों, ये याद रखना पड़ेगा आपको। मैथ वालों को तो पता है, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि टेन अल्फा का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर अल्फा होता है। तो डीएल बाय डी अल्फा के रिस्पेक्ट में कर दिया तो डीएल की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे एस सेकेंड स्क्वायर अल्फा, क्यों, क्योंकि टेन अल्फा का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर अल्फा। अब अगर हमें से डीएल निकालना है तो क्या हो जाएगा, एस सेकेंड स्क्वायर अल्फा, ऊपर डी अल्फा चला जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डीएल की, ये किसकी वैल्यू, साइन थीटा की, ये किसकी वैल्यू, आर की, सब की वैल्यू उस इक्वेशन नंबर उसमें पुट कर दो। इसको इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट नाम दिया, तो क्या करेंगे, पुट डीएल साइन थीटा एंड आर इनटू फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुट करते चलिए बच्चों, डीबी इज इक्वल टू में के आई होगा डीएल। अब डीएल की वैल्यू अभी भी तो निकाली, एस सेकेंड स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, साइन थीटा की वैल्यू कोस अल्फा, ये रख दी, बाय में आर स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, मतलब एस स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर करना बच्चों, आर है, आर का स्क्वायर एस स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अल्फा, इतना होगा। अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं बचा। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर अल्फा से सेकेंड स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक एस से एक एस क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा के आई, देखिए के आई, यहाँ पे क्या बचा, डी अल्फा कोस अल्फा डी अल्फा, डिवाइडेड बाय में कौन बचेगा, एस बचेगा बच्चों। इतनी बात आई समझ में, एक एस, ये सेकेंड स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, सबकी वैल्यू पुट कर दी हमने, के आई डी एल की वैल्यू ये रही और साइन थीटा की वैल्यू कोस अल्फा, ठीक है बच्चों, ये बचा। अब हमारे पास ये किसकी वैल्यू आई, डीपी की, ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, डीपी। ये हमारे पास इस स्मॉल टुकड़े का मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों। अगर मुझे इस पूरी लेंथ की निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूं, बाय इंटीग्रेशन, तो ये तो स्मॉल टुकड़े का आया था, अब मुझे बाय इंटीग्रेशन इसको सोल्व करना। बाय इंटीग्रेशन सोल्व करूंगा तो डीबी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, बी, जैसे dx का x होता है इसलिए db का इंटीग्रेशन b। अब के आई यहां पे कोस अल्फा डी अल्फा बाय में s, इतना बचेगा बच्चों। अब आपको एक बात पता होगा, अब इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करते तो कहां से कहां तक करते हैं, देखिए लोअर एक्सिस में थीटा 1 है और अपर एक्सिस में थीटा 2 है, मतलब ये नीचे है तो मतलब ये माइनस का क्या होगा, थीटा 1, और कहां तक जाएगा, थीटा 2। देखिए अल्फा है, जो अल्फा कहां से कहां तक जा सकता है, नीचे थीटा 1 तक, ऊपर थीटा 2 तक। ये नीचे वाले क्वाड्रेंट में इसलिए इसको माइनस का थीटा 1 और ऊपर को प्लस थीटा 2, ये अल्फा इतना जा सकता है, ये बताया। तो यहाँ पे क्या पूरेंगे, माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक, ठीक है बच्चों। अब मैं ऊपर वाले को साफ कर सकता हूं, आपने देख लिया होगा, उतार लिया होगा बच्चों, ठीक है, इसको मैंने साफ कर दिया यहां तक। अब देखिए b इज इक्वल टू में के आई कॉन्स्टेंट एस कॉन्स्टेंट बाहर, तो के कॉन्स्टेंट आई कॉन्स्टेंट एस बाहर, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा माइनस थीटा 1 से थीटा 2 कोस अल्फा डी अल्फा। यहां से क्या करूं मैं, के की वैल्यू पुट कर दूं म्यू नॉट बाय में 4 पाई, म्यू नॉट बाय में 4 पाई, तो हमारे पास b क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय में 4 पाई s, ये बात होगी। इसके बाद आपको कोस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन अल्फा, कोस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन अल्फा होता है, और यहां पे होगा थीटा 1 माइनस से लेके प्लस का थीटा 2। इतनी बात आई समझ में। अब b इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई बाय में 4 पाई s, आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, सीख के आए हैं, या फिर आपको 11th में बताया गया होगा कि पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस में लोअर लिमिट,
तो साइन थीटा 2 अपर लिमिट माइनस में एक माइनस और साइन थीटा 1। क्यों? क्योंकि माइनस थीटा 1 था, ये आगे आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस मिलके क्या बना देगा, प्लस बना देगा बच्चों, क्या बना देगा प्लस। तो हमारे पास b क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई में 4 पाई एस, और यहां पे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आ जाएगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो कि इंफिनिटी है बच्चों, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर एस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये लंबा वायर, लॉन्ग वायर के कारण हमने निकाल दिया। फिर हमें किसके लिए निकाला, इंफिनिटी, वो भी करेंगे हम स्पेशल केस। अब कई बार देखिए बच्चों, यहाँ पे आके आपको एक मन में थोड़ा सा सवाल होगा, सर यहाँ पे तो हमें आर देखने को मिलता हर जगह। बच्चों कोई रट्टा क्यों मार रहे हो तुम? अगर मैं इसको आर लेता, इसको एस लेता तो आर ही आता है यहाँ पे। अगर मैं इस वाली क्वांटिटी को एस लेता, इसको आर लेता, तो आपके पास क्या आता, नीचे एस आता। यहाँ पे आप चाहे एस लिखो, चाहे आर लिखो, चाहे ए लिखो, बस आपको यह डायग्राम में वही दिखाना, यहाँ पे आ जाएगा। रट्टा मारना नहीं है। आप बुक में यहाँ पे आर लिखा हुआ तो आर लिखे, नहीं, वहां पे हमने एस लिया तो एस लिख दिया। आपका मन करे वहां पे आर लिखना तो आर लिख दो, आप इसको चेंज कर दो, यहाँ पे आर लिख दो, यहाँ पे एस लिख दो, नीचे आर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, इसलिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो स्पेशल केस में आएंगे। देखिए स्पेशल केस, स्पेशल केस का मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर। अगर ये वायर जो है इन्फिनिटी तक चला जाए, अब तक हमने केवल एक लंबा सा वायर था हमारे पास जो बहुत लंबा था, उसके लिए देखा। अगर ये इन्फिनिटी तक हो जाए बच्चों, इन्फिनिटी तक अगर ये हो जाए तो थीटा 2 है, सीधा चला जाएगा। तो इसके और इसके बीच, दोनों एक दूसरे के बीच दो पैरेलल लाइन के बीच जो लाइन होती है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपने सुना होगा परपेंडिकुलर की डेफिनेशन, दो पैरेलल लाइन के बीच की जो लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर, मतलब जो थीटा 1 है वो भी 90 डिग्री और थीटा 2 है वो भी 90 डिग्री। कैसे? ये जब जाएगा इन्फिनिटी पे तो ये भी उठ के इन्फिनिटी ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, दोनों में 90 डिग्री। इसी प्रकार ये जो नीचे आया ये भी उठ के नीचे जाएगा तो ये यहां पे आ जाएगा सीधा, ये आधा 90 डिग्री, मतलब थीटा 1 भी 90, थीटा 2 भी 90। अब साइन थीटा 1 को 90 पुट करो, साइन थीटा 2 को 90 पुट करो। इसको साफ कर दे रहा हूं मैं, दोनों को पुट कीजिएगा, क्या आएगा देखिए आपके पास, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय में 4 पाई एस साइन 90 यहां पे होगा, प्लस में साइन 90 यहां पे होगा। साइन 90 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 2, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय में 4 पाई एस 2 से कैंसिल होकर कितना बचेगा 2 पाई एस, मतलब b इन्फिनिटी वायर के कारण कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई एस, इतना होगा बच्चों। मैं यहां से इसको फिर से लिख देता हूं, b म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई एस। जब ये क्या हो, लंबा इन्फिनिटी वायर हो, लॉन्ग इन्फिनिटी वायर हो, तब ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। ये लॉन्ग इन्फिनिटी वायर के लिए बता दिया। अगर यही बात हो सेमी इन्फिनिटी, किसके लिए हो, सेमी इन्फिनिटी। सेमी इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि मान लिया जाए ये वायर यहां पे आके हो गया खत्म, बट ये नीचे इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये वायर आगे है ही नहीं, बस इतना ही है, ये रहा बस इतना ही, और आगे है ही नहीं, और आगे कुछ भी नहीं है बस हमारे पास, ये है यहां तक, ठीक है। और नीचे कहां तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब नीचे इन्फिनिटी तक जा रहा है तो जो थीटा 1 है वो तो 90 वापस हो जाएगा, नीचे तक जा रहा है तो थीटा 1 तो कितना हो जाएगा 90, और ऊपर यहीं पे खत्म होगा, वो 90 नहीं होगा, वो थीटा 2 किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0 डिग्री के बराबर। कैसे आई ये मैं आपको बता रहा हूं, देखिए सेमी इन्फिनिटी में मैं इसको साफ करके आपको समझा रहा हूं दोबारा से, सेमी इन्फिनिटी में कैसे 0 डिग्री होगा। ये होता बच्चों सेमी इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक गया, ये पॉइंट है, इसके आगे सामने बिल्कुल एम पॉइंट ले लिया, एक टुकड़ा यहां पे लिया, तो ऊपर वाला जो हिस्सा था वहां पे तो कोई अब एंगल नहीं बचा, वहां पे तो ये बिल्कुल वो जो एंगल बना हुआ था, ये देखिए ये एंगल बना हुआ था जिसको हमने थीटा 2 कहा, ये पूरा उठ के कहां पे आ गया, इस पॉइंट के ऊपर आ गया, तो ये इसके साथ होते ही थीटा कितना हो जाएगा 0, तो थीटा कितना होगा 0, इसलिए इसको क्या कहते हैं सेमी इन्फिनिटी। उसी में पुट करेंगे म्यू नॉट आई बाय में 4 पाई एस, एक में साइन कितना होगा 90 डिग्री और एक में होगा साइन 0, साइन 0 0 और ये 1, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय में 4 पाई एस,
दिस इज फॉर सेमी इंफिनिटी। ये किसके लिए होगा? सेमी इंफिनिटी। और ये किसके लिए होगा? इंफिनिटी के लिए। और इससे पहले जो सोल्व किया था वो किसके लिए? लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। ये रिजल्ट बहुत काम आएगा। ये रिजल्ट आपको याद रखने अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन सोल्व करना मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेट के बारे में, ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। इससे पहले जो मैंने बताया था ये फार्मूला, ये भी काम आएगा बच्चों, सब काम आएगा हमारे। तो ये था पहली एप्लीकेशन बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ की बच्चों, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूं, नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे। पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको एक एक चीज आपको समझ आएगी। मैं आपको एक एक चीज का रीजन जो है आपको बतलाता जाऊंगा। सेकंड जो एप्लीकेशन हो जाएगी वो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप के कारण, ठीक है बच्चों। पहली एप्लीकेशन बता चुका हूं, दूसरी एप्लीकेशन के अंदर पहुंच चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप के कारण। अब देखिए लूप बनाना है, ये लूप बना दिया, करंट कैरिंग लूप, ठीक है बच्चों। अब करंट कैरिंग लूप है, इसका ये सेंटर होगा जो कि r डिस्टेंस के ऊपर है। इसमें से करंट मूव कर रहा है I, ये करंट मूव कर रहा है I के बराबर। तो हमें क्या करना? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप एट द मैग्नेटिक फील्ड एट, ऐसा भी मिल सकता है आपको, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, ठीक है, वो भी मिल सकता, कैसे भी आपको मिल सकता। तो ये हो जाएगा आपके पास, या तो मिलेगा स्टेटमेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, या फिर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप। मतलब यहाँ पे एट सेंटर भी आपको लिखा मिल सकता है, दोनों बातें एक ही होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इस r डिस्टेंस के ऊपर जो करंट मूव कर रहा I, ऐसे मूव कर रहा, इसमें I करंट, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी हम पूरे हिस्से का नहीं निकाल सकते फिजिक्स के अंदर, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो फोर्स हो। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले छोटे टुकड़े का निकालना पड़ेगा। मतलब मैं पहले इस टुकड़े का निकाल लूं dl, ये देखिए ये रहा dl टुकड़ा, ये dl टुकड़ा, और ये रहा r, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ये स्मॉल टुकड़ा लिया, ये डिस्टेंस r, दोनों में एंगल कितना? 90 डिग्री। समझ आ रही है बात? मैंने क्या बताया? ये टुकड़ा लिया स्मॉल मैंने, ठीक है। तो ये पूरा करंट कैरिंग लूप है, जिसके यहाँ पे एक एम पॉइंट ले लिया, जिसका डीएल टुकड़ा ले लिया, उसके कारण हमें क्या निकालना? मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। तो इसके लिए भी हम थोड़ी बातें लिखेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे? लेट अस कंसीडर ए करंट कैरिंग लूप एंड वी हैव टू फाइंड आउट अ मैग्नेटिक फील्ड एट एम पॉइंट एंड कंसीडर डीएल एलिमेंट। एम पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये सेंटर के ऊपर जिसको एम बोल सकते हैं हम, और इसके कारण हमें क्या करना? मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना बच्चों, ठीक है। अब देखिए उसके कारण सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ, यही देखना, ठीक है। सब बातें वो लिखनी है। लेट अस कंसीडर करंट कैरिंग लूप एंड वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप। और सबसे पहले क्या माना? स्मॉल टुकड़ा। और स्मॉल टुकड़ा लेते ही एक बात ध्यान में आनी चाहिए कि स्मॉल टुकड़े का तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बताता है? बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ, जिसकी वैल्यू लिखेंगे dB इज इक्वल टू KI dl साइन थीटा बाय में r का स्क्वायर, ये बात लिखेंगे। अब मैंने अभी एक बात बताया कि ये dl और r के बीच ही तो होता है। अभी मैंने देखो वेक्टर फॉर्म में निकाला था dl और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हुई? 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो dB तो KI dl बाय में r का स्क्वायर, क्योंकि ये साइन थीटा साइन 90 तो 1 हो चुका है, इतना होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया स्मॉल टुकड़े का, जो छोटा टुकड़ा डीएल एलिमेंट के लिए माना था। अगर मुझे इसे कंप्लीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो यहां पे लिखेंगे बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के द्वारा, ठीक है बच्चों। तो करेंगे dB इज इक्वल टू में इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? b होगा, dB का इंटीग्रेशन b, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में कौन आ जाएगा? KI dl बाय में r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। KI dl बाय r स्क्वायर। अब इसके बाद एक मैटर आता है कि सर यहाँ पे अब लिमिट कैसे पुट करें? लिमिट के लिए थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा। देखिए ये लूप मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से मतलब 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट होके मैं कंप्लीट घूम गया, और कंप्लीट घूमने के बाद जो मैं पहुंचा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर ली मैंने? 2 पाई r।
जीरो से स्टार्ट होके पूरा घूमने के बाद कितनी डिस्टेंस 2 पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 2 पाई आर। तो मैं इसको कहां से कहां तक करूंगा, 0 से 2 पाई आर तक करूंगा बच्चों, 0 से 2 पाई आर तक करूंगा। अब आगे इसके चलते हैं, मैं इसको साफ कर देता हूं, बेसिक बात है, आपको ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बेसिक बात थी। बी, इसके बाद देखिए के कांस्टेंट आई कांस्टेंट बाहर, के कांस्टेंट आई कांस्टेंट बाहर, क्या आर कांस्टेंट है बच्चों, लग रहा है आपको कांस्टेंट? हाँ बच्चों कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ कौन है डीएल, यहाँ पे एल थोड़ी ना, वेरी कौन कर रहा है, डीएल वेरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि डीएल 0 से स्टार्ट होके 2 पाई आर तक गया ना कि आर गया, तो इसलिए आर तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट। अंदर इंटीग्रेशन में कौन, डीएल 0 से 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, इसको साफ कर देना हूं, अब इसका कोई काम नहीं, इसको साफ कर देना। तो बी देखिए के आई बाय में आर का स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन एल, कैसे एल, जैसे कि dx का कितना होता है x होता है, वैसे ही dl का कितना l, और इसको 0 से 2 पाई r तक मैंने कर लिया बच्चों। अब पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, इसके साथ साथ मैं k की वैल्यू भी पुट कर देता हूं, कितनी, म्यू नॉट बाय में 4 पाई, ये भी तो k की वैल्यू है, ये भी पुट कर देता हूं। b इज इक्वल टू मैं म्यू नॉट इंटू आई बाय में 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम कौन सी पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे बच्चों, अपर लिमिट कितनी होगी 2 पाई आर, माइनस में लोअर लिमिट 0। अब 0 का तो कोई काम नहीं, इससे कैंसिल कर दिया। अब पाई से पाई कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गए 2, एक आर से एक आर कैंसिल। मैग्नेटिक फील्ड कितना बचा, म्यू नॉट आई बाय में 2 आर। ये दूसरा फॉर्मूला बच्चों, ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि किसी करंट कैरिंग लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आता है सेंटर के ऊपर, वो म्यू नॉट आई बाय 2 आर के बराबर होता है। करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड दिस म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ये भी काम आएगा, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि जो पिछले वाली एप्लीकेशन करा स्ट्रेट वायर और ये दोनों को मिक्स कर दूंगा, मैं एक साथ कर दूंगा और फिर आपसे मैग्नेटिक फील्ड निकलवाऊंगा। इसको भी उसको भी मिक्स कर दिया, दोनों को एक साथ उठा के और फिर आपसे मैग्नेटिक फील्ड निकलवाऊंगा, तब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं फॉर्मूले याद रखें, भूले ना, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ये थी हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन बायोट एंड शेवर्ट्स लॉ। इसका स्पेशल केस देख लेते हैं, स्पेशल केस। अब आप कह दो सर पहले तो आपने एक वायर लगाया था, अब मैं क्या लेता हूं, हजारों वायर ले लेता हूं और ऐसे सर्कल में लूप बना दिया, तब मैग्नेटिक फील्ड बताओ। पूछ सकते हो ना, पहले तो आप केवल एक वायर के कारण लिया, आप कहो मैं कि 2000 वायर लगाऊं, मैं तो n नंबर ऑफ वायर लगाऊं, तो मैं कुछ नहीं कह दूंगा फॉर n टर्न्स, मैं लिखूंगा फॉर n टर्न्स। मैं क्या बात बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि एक टर्न्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड है इतना, तो n टर्न्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाय में 2 आर, इतना बन जाएगा। एक टर्न्स के कारण इतना और n टर्न्स के साथ तो कितना, उस n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाय 2 आर। तो ठीक है बच्चों, ये हमारी कौन सी एप्लीकेशन थी, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बायोट एंड शेवर्ट्स लॉ थी। इसके बाद बच्चों हम स्टार्ट करते हैं थर्ड एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन पढ़ ली, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लॉन्ग वायर, उसके स्पेशल केस देखे, इन्फिनिटी के लिए देखा था और सेमी इन्फिनिटी। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण निकाला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। अब तीसरा निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड और ड्यू टू ए magnetic field at axis of ring, at axis of current carrying ring, कोई करंट कैरिंग रिंग है, उसके एक्सिस के ऊपर हमें क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। ये तीसरी एप्लीकेशन। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक्सिस ऑफ रिंग के ऊपर। ये मेरे पहली यूनिट की जो वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैट की, वहां पे आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग रिंग, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो वही बात है बेसिक, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड, एक रिंग मानूंगा, वो रिंग क्या कर रहा होगा, करंट कैरी कर रहा होगा। उस रिंग की जो रेडियस होगी वो a होगी, ये भी कितनी है, a है। अब मुझे इसका एक्सिस लेना है, ये रहा इसका एक्सिस, मैं थोड़ा सा कम ले लेता हूं बच्चों, ये रहा इसका एक्सिस। यहाँ पे कौन माना, m पॉइंट मान लिया। इस एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं, सेम बात। हम कभी भी पूरे रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, हम छोटे टुकड़े के कारण निकाल सकते हैं। तो हम इसका एक छोटा टुकड़ा ले लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, dl। ठीक है बच्चों, इस dl से यहाँ पे r होगा, इसी प्रकार ये स्मॉल एलिमेंट dl, और इससे भी यहाँ पे हो जाएगी जो कि r डिस्टेंस होगी। ये हमने x डिस्टेंस मान ली, यहां से यहां तक
तो इतनी डिस्टेंस मान ली x डिस्टेंस बच्चों, दिस इज द x डिस्टेंस, ये r डिस्टेंस और वो क्या हो जाएगी r डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, मतलब डीएल यहाँ पे जो एंगल बना रहा थीटा, ये डीएल यहाँ पे बनाएगा वो भी थीटा। स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकालेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि वहां पे हम ई की डायरेक्शन, वहां पे हम ई की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या रखते थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते थे बच्चों। यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने से के कारण जो पॉजिटिव चार्ज रिंग का था वो रिपेल करता था उसको। इसी प्रकार यहां पे भी क्या करते हैं, यहां पे यूनिट नॉर्थ पोल रखते हैं बच्चों। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते थे, पर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूनिट नॉर्थ पोल फाइंड आउट करते हैं। तो इसका नॉर्थ इसके नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि इसमें से करंट गया, करंट जाते ये भी मैग्नेट बनेगी। किसने बताया था, ओरस्टेड ने। वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिट पॉजिटिव, और यहाँ पे हम कितना रखेंगे, हम यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव ना रख करके हम यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे। तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन किसकी, डीबी की बच्चों। इसी प्रकार ये एलिमेंट इसको करेगा, तो ये भी डायरेक्शन किसकी, डीबी की बच्चों। अब देखिए इसका एक कंपोनेंट, इस डीबी के दो कंपोनेंट, एक इस तरफ एक इस तरफ, ये एंगल है थीटा। इस तरफ कौन हो जाएगा, डीबी कोस थीटा, इस तरफ कौन हो जाएगा, डीबी साइन थीटा। ये इसके लिए थे बच्चों। इसी प्रकार मैं इसके लिए फाइंड आउट करूंगा, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ, ये एंगल भी थीटा है, तो इसका ये कंपोनेंट कौन सा, डीबी कोस थीटा, ये कंपोनेंट कौन सा, डीबी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके भी दो कंपोनेंट, एक इस तरफ एक इस तरफ, इसके भी दो कंपोनेंट, एक इस तरफ इस तरफ। आपको पता होगा कि अगर कोई ये वेक्टर दिया हुआ है r, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इस तरफ होता है एक इस तरफ होता है। मान लिया जाए ये एंगल थीटा है, तो ये होगा r कोस थीटा, और दूसरे वाला कौन सा होता है, r साइन थीटा। जिसके साथ थीटा होता है वो कोस और दूसरा साइन। वहां पे भी हमने ऐसे किया, बस r की जगह हमने क्या ले लिया, db ले लिया। बाकी सारी बातें क्या है, सेम है बच्चों। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए db cos थीटा ये, db cos थीटा ये, दोनों सेम है, बट डायरेक्शन इनकी क्या अपोजिट है। तो ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब कंपोनेंट कौन सा बचा, db sin थीटा। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर स्मॉल एलिमेंट का निकालना, तो हमें किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट db sin थीटा का। तो क्या कहेंगे, if we find out for magnetic field we have to integrate db sin थीटा। तो हमें किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बच्चों, db sin थीटा को। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये हो जाएगा b, और इंटीग्रेशन किसका, db sin थीटा का बच्चों, किसका, उस कंपोनेंट का जो बचा हुआ है। कहां से स्टार्ट, अब आप देखिए इसके कारण निकाल रहे हैं, इसके कारण, तो यहां से जीरो से स्टार्ट होके कहां तक घूमेंगे हम घूमेंगे ये पूरे इसके अंदर, रिंग के अंदर, और कितना हो जाएगा, जीरो से लेके 2 पाई a। क्यों, क्योंकि इस रेडियस, इसकी जो रेडियस a है, इसलिए पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई a, इसलिए 0 से 2 पाई a तक हम घूमेंगे। और यहाँ पे db sin थीटा, अगर मुझे इस db की वैल्यू पता चल जाए तो मैं ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकता हूं बच्चों। तो यहाँ पे हम करेंगे b इज इक्वल टू k i dl sin थीटा बाय में r का स्क्वायर। ये बात किसने बताई थी, ये बात बताई थी बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग ये था। अब जो हमारे पास dl होगा और r होगा, मतलब ये r इस dl के साथ कितना एंगल बनाएगा बच्चों, 90 डिग्री। तो ये थीटा कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा बच्चों। ये dl और किसके बीच था, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा था ना मैंने, k i dl क्रॉस r बाय में r का स्क्वायर। तो l dl और किसके बीच एंगल था, r। तो ये स्मॉल एलिमेंट और dl, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा बच्चों। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, अगर साइन थीटा 90 हो तो 1 हो जाएगा, मतलब b db, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट, क्योंकि बायोट सेवर्ट लॉ स्मॉल बताता है इसलिए, k i dl बाय में r का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। तो इस db की वैल्यू यहां पुट कर दो, और साइन थीटा पुट करना बच्चों। एक तो db की वैल्यू पुट करनी है आगे, एक साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा। बच्चों ये साइन थीटा अलग है, ये वाला थीटा है, और ये जो साइन थीटा था ये कौन था, इस dl एलिमेंट और इस r के बीच वाला था, जो कि 90 डिग्री हो चुका। अब ये साइन थीटा निकालेंगे उसके हिसाब से, तो बताओ क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन, ये रहा a, और हाइपोटेन्यूज कौन, r। तो a बाय में कितना हो जाएगा,
आर के बराबर हो जाएगा बच्चों। अब डीबी और साइन थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे, पुट डीबी एंड साइन थीटा इनटू फर्स्ट। किस में पुट करूं मैं? फर्स्ट में पुट करूं। तो यहां पे पुट करेंगे, देखिए क्या होगा हमारे पास, बी यहां कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई ए तक इंटीग्रेशन, डीबी की वैल्यू कितनी, के आई डी एल बाय में आर का स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू कितनी, ए बाय में आर, इतनी हो जाएगी। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, मैं इसको साफ कर देता हूं, यहां से साफ किया। अब देखिए बी, अब आप देखिए के कांस्टेंट आई कांस्टेंट बाहर, आर स्क्वायर और आर थ्री, ये क्या बन जाएगा R3। तो के कांस्टेंट बाहर, आई कांस्टेंट बाहर, R3 भी कांस्टेंट है बाहर और ए भी कांस्टेंट है बाहर। अब बच्चों को हो गया कि आर कैसे कांस्टेंट हुआ सर, क्यों? क्योंकि डीएल वेरी कर रहा है बच्चों, देखिए डीएल इसके साथ है, आर वेरी नहीं कर रहा, ये आर तो कांस्टेंट है, जितना लिया उतना ही है, इसलिए बात अंदर कौन बचा, डीएल, और 0 से 2 पाई ए तक। ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसको भी कर देता हूं, कोई काम नहीं। देखिए के की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, म्यू नॉट बाय में 4 पाई। आपको पता डीएल का इंटीग्रेशन एल, जैसे कि डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स, वैसे ही डीएल का कितना हो जाएगा एल। तो के की वैल्यू पुट कर दी म्यू नॉट बाय में 4 पाई, यहां पे आर की 3, यहां पे आई ए, इसका एल अपर लिमिट 0 से 2 पाई ए। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं इस आर को निकालना चाहूं बच्चों, देखिए इस आर को निकालना है, आर की वैल्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो लगेगा, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा रूट, यही तो होती है आर की वैल्यू। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर 1/2, क्योंकि रूट को मैं 1/2 भी लिख सकता हूं। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे हम, म्यू नॉट बाय में आई इंटू ए 4 पाई, और इस आर क्यूब की वैल्यू, आर की वैल्यू है इतना, अगर मैं क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा 3/2, तो कितनी होगी ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या बताया, खाली आर की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, अगर मैं आर का क्यूब कर दूं तो आर क्यूब, इस तरह भी ऊपर क्यूब चढ़ेगा 3/2, ये 3/2। अब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई ए, माइनस में लोअर लिमिट 0, माइनस का कोई काम है ही नहीं लोअर लिमिट का, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से कैंसिल होके 2। अब क्या बचा देखिए, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय में 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये पूरा हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सिस के ऊपर, बी एट एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग रिंग, उसके कारण निकाल दिया। अब स्पेशल केस मान लेता हूं कि मैं ये एक्सिस एक्स ना होकर के मैं इसके लिया हूं सेंटर के ऊपर, इस रिंग के सेंटर के ऊपर निकालूं, मतलब इस पॉइंट को उठा के कहां पे ले आऊं मैं, इस सेंटर पे, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी कर दूं 0, सेंटर पे आ गया तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो स्पेशल केस देखेंगे हम, स्पेशल केस में क्या करेंगे, एट स्पेशल केस एट सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे x की वैल्यू कितनी 0, क्योंकि ये पॉइंट उठ के यहां पे आ गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो इस इक्वेशन में क्या कर दो, x की वैल्यू 0 पुट कर दो। देखिए म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो बात है, बाय में 2 इंटू ए स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, क्योंकि ये तो 0 हो चुका, इसका कोई काम नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय में 2 ए क्यूब, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो b एट सेंटर, सेंटर पे कितना होगा म्यू नॉट आई बाय में 2a, ये हो जाएगा सेंटर पे, सेंटर पे आके इतना जो है इसके पास क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सिस के ऊपर म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय में 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। सबसे पहले इस यूनिट में क्या डिस्कस किया, उरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन कहते हैं, फिर बायोट सेवर्ट्स लॉ किया हमने, क्या होता है, फिर उसके बाद उसकी 3 एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन कौन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप के कारण या करंट कैरिंग रिंग के कारण बोल सकते हो, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग रिंग एट एक्सिस,
या मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप के ऊपर। ये हमें 3 जो है बातें पढ़ी। इन सब के फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम जो न्यूमेरिकल दिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या फार्मूला पढ़ा, सबसे पहले हमने स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा, जिसकी वैल्यू k की वैल्यू मैं पुट करता जा रहा हूं, k बाय में 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय में आर स्क्वायर। देखिए बच्चों आपको दिख रहा होगा कि मैं कई जगह k पुट कर देता हूं म्यू नॉट बाय 4 पाई नहीं, क्यों? क्योंकि इजी हो जाता आसान करना। देखिए अगर मैं लिखूं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, एक तो ये पढ़ू, एक पढ़ू k आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, k आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, k आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, तो इजी होगा ना, इसलिए मैं k रख देता हूं बच्चों। दूसरा जो है हमारे पास b ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर के कारण, स्ट्रेट वायर के कारण हमारे पास क्या आता, म्यू नॉट आई बाय में 4 पाई इंटू में साइन थीटा 1 और प्लस में साइन थीटा 2, यहाँ पे r था, म्यू नॉट आई बाय में 4 पाई r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इसी के कारण b इंफिनिटी वायर होता तो क्या होता, म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई r आया था। अगर इसी के ऊपर ये सेमी इंफिनिटी होता तो म्यू नॉट आई बाय में 4 पाई r। बी के लिए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इंफिनिटी और सेमी इंफिनिटी के लिए बातें होगी। इसके बाद हमारा थर्ड फार्मूला करंट कैरिंग लूप के कारण म्यू नॉट आई बाय में 2r और एन टर्न्स के लिए म्यू नॉट आई एन म्यू नॉट आई बाय में 2r। कितना होगा, एन म्यू नॉट आई बाय में 2r। ये किसके लिए होगा, एन टर्न्स के लिए। इसके बाद चौथा जो फार्मूला आपने अभी अभी पढ़ा, एक्सिस ऑफ रिंग के ऊपर आपने निकाला था, एक्सिस के ऊपर निकाला था आपने म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय में 2 ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। अब अगर मैं इसी को सेंटर पे लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय में 2 है। ठीक है बच्चों, अब कुछ बात यहां पे पल्ले पड़ रही है, फॉर्मूले क्यों लिखे हैं, इसका भी एक कारण है। म्यू नॉट 3 फार्मूला, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप म्यू नॉट आई बाय 2r, सेंटर के ऊपर जब x को 0 पुट किया म्यू नॉट आई बाय 2a, a क्या है, उस रिंग की रेडियस, वहां पे r माननी थी, यहाँ पे a माननी है। मतलब हमारी बातें सही, अगर मैं इस रिंग का लूं तो इतना उसके सेंटर पे आ जाऊं तो वो लूप बन जाता बच्चों, जिसकी वैल्यू यहाँ पे केवल रेडियस a लिख के वहां पे r, इसलिए यहाँ पे ये बातें आई। ठीक है, ये सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने ये फार्मूला चार्ट में साथ साथ लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये पूरा फार्मूला चार्ट लिख दिया। अब हम इस पे एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्या करेंगे हम, लेट वी हैव ए वायर ऑफ लेंथ L, ऑफ लेंथ L लेंथ का है, इट बेंट इनटू फॉर्म ऑफ लूप। किसकी फॉर्म में बेंट कर दिया, लूप। एंड फर्स्ट लूप हैव नंबर ऑफ टर्न्स एंड वन ले लेते, 1। एंड सेकेंड लूप हैव नंबर ऑफ टर्न्स 2। कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बोथ। क्या करना हमें, कंपेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बोथ। दोनों का हमें क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड क्या करना, कंपेयर। क्या बोल रहा है, हमारे पास ये रहा, देखिए मैं इसको थोड़ा सा आंसर लिख के मैं समझा रहा हूं। ये रहा जिसकी लेंथ L थी, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर था, वी हैव ए वायर ऑफ लेंथ L, ये था। इसको सर्कल के रूप में बेंट किया। पहला सर्कल जिसकी लेंथ केवल जिसके पास 1 टर्न्स थी, दूसरा सर्कल जिसके पास कितनी टर्न होगी, 2 टर्न होगी। देखिए जब पहला सर्कल था और जिसकी रेडियस आप अपनी मर्जी से मान लिया r रेडियस थी, इसकी R1 मान ली और दूसरे की हो जाएगी R2 रेडियस हो जाएगी। अब एक बात समझो बच्चों, जो पहला लूप था उसके पास 1 टर्न्स थी, मतलब वो एक बार घूमा, मतलब जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 2 पाई इंटू r, मतलब R1। अगर मुझे R1 निकालना है तो L बाय में 2 पाई में कर सकता हूं, ये R1 की वैल्यू होगी। क्यों निकाला, क्योंकि जब आप लूप की बात करते हो तो उसके मैग्नेटिक फील्ड ये रहा,
एक टर्न्स के लिए और n टर्न्स के लिए रहा n म्यू नॉट आई बाई 2r, हमें चाहिए r, इन्होंने r दे नहीं रखी क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे r भी क्यों निकाल पा रहे, क्यों, क्योंकि आपको पता है जब एक टर्न्स होगी तो r अलग होगी, दो टर्न्स होगी तो r अलग होगी, इसलिए आपके साथ कहां पे जाके खेल रहा है, ये खेल रहा r की वैल्यू के ऊपर। इसलिए देखिए वहां पे पजल मत होना। अगर ये दूसरा हो जाता l डैश हो जाएगा, l डैश का मतलब 2 पाई r, ये हो जाएगा 2 पाई r2। ये था पहले एक के लिए, केवल एक के लिए, ये जब एक टर्न्स थी, और दो टर्न हो जाएंगी तो किससे मल्टीप्लाई, 2 से, तो कितना हो जाएगा 4 पाई r2। अब ये r2 और r1 तो एक ही हैं, दोनों एक ही बात है, ये r1 और r1, देखिए r1 और r2 दोनों एक ही बात है। एक ये r1 एक बार घूमी, ये दो बार घूमी r1, तो ये हो जाएगा 4 पाई r, और ये हो जाएगा इतना। अगर मुझे ये r निकालनी है तो l बाय में 4 पाई, अगर मुझे r निकालनी है तो l बाय 4 पाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है कि एक हमने वायर ले लिया, उसको एक बार एक टर्न्स के साथ, दूसरी बार दो टर्न्स के साथ किया। जब एक टर्न्स के साथ किया तो L 2 पाई r, इसको बस r ही ले लो, आप कुछ मत लो, तो r की वैल्यू निकाली। जब दो टर्न्स के साथ किया तो 2 इंटू 2 पाई r, एक टर्न्स के लिए इतना तो दो टर्न्स के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो r की वैल्यू इतनी। अब इसको असाइन कर सकते हो कि ये r1 आ गया, ये हमारे पास r2 आ गया, r2 आ गया, r1 आ गया। ठीक है बच्चों, असाइन कर दीजिए इसको। देखिए बच्चों, तो हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक ये ले लिया जिसकी लेंथ l है। सबसे पहले हमने लिया एक लेंथ l है, इसको पहले हमने एक उसमें कर लिया जिसकी रेडियस r मान ली, और एक सर्कल बनाया, यानी कि एक टर्न्स के साथ, एक टर्न होगी, दूसरे लूप के पास दो टर्न होंगी, दूसरे लूप के पास ये ले ली दो टर्न्स। ठीक है, तो मतलब जो पहले का l होगा खाली 2 पाई r, क्यों, क्योंकि एक ही टर्न्स है, इसलिए मैं इसको r1 लिख रहा हूं, तो r1 इज इक्वल टू मैं l बाय में 2 पाई, r1 की वैल्यू 2 पाई नीचे l बाय 2 पाई। अब दूसरा जो l डैश आया, दूसरे वायर के कारण जब दो बार इसको कर दिया तो एक के कारण था 2 पाई r, तो दो के कारण मल्टीप्लाइड बाय में 2, ये r2 आ गया, और r2 की वैल्यू निकालेंगे तो l 2 2 जा 4 पाई, r1 की वैल्यू l बाय 2 पाई, r2 की वैल्यू l बाय 4 पाई। क्यों किया, क्योंकि इसमें एक टर्न्स थी, इसमें दो टर्न्स थी, एक टर्न्स के लिए लेंथ इतनी, दो टर्न्स के लिए लेंथ इतनी। ठीक है बच्चों, अब मैं ऊपर वाला साफ कर रहा हूं, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखिए जब आप लूप की बात करते हो तो लूप के लिए ये फार्मूला लगता है, और ये फार्मूला लगता है, तो सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड B1, जिसके लिए कितना हो जाएगा म्यू नॉट I बाय में 2r1, और n था, और n की वैल्यू इसके लिए कितनी है 1, पहले लूप में एक टर्न्स थी इसलिए इसको छोड़ दिया। यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट I बाय में 2, और r1 की वैल्यू l बाय 2 पाई, l बाय 2 पाई, ये आ गया। ठीक है, अब दूसरी बात करता हूं B2 की वैल्यू म्यू नॉट I बाय में 2r2 गुणा में 2, क्यों, क्योंकि उसके पास दो टर्न्स थी, पहले के पास एक टर्न, दूसरे के पास दो टर्न, ये बोल रखा। अब देखिए 2 म्यू नॉट I बाय में 2, और r2 की वैल्यू l बाय 4 पाई, l बाय 4 पाई। अब दोनों को कंपेयर करना, कंपेयर का मतलब इसको इससे मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो इसको साफ कर रहा हूं, डिवाइड करो, B1 बाय में B2, ये बाय में ये, इज इक्वल टू में म्यू नॉट I बाय में 2 पाई बाय में 12 हो जाएगा। इसी प्रकार ये रखेंगे 2 म्यू नॉट I बाय 4 पाई के बराबर। ठीक है, और ऊपर कितना जाएगा 2l जाएगा बच्चों। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर सकता हूं, यहां से ये सब बातें आगे देखिए, यहां पे कैंसिल करो, म्यू नॉट I से म्यू नॉट I कैंसिल, 2l से 2l कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या नीचे 4, मतलब B1 बाय में B2 इज इक्वल टू 1 बाय 4। मतलब क्या हुआ, जो B2 होगा वो 4 टाइम्स होगा किससे, B1 से। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का होगा वो 4 गुना हो जाएगा फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड से। ये क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद क्या था, बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, जैसे ही एक और दो टर्म्स की बात सुनी बच्चे एक्साइट होंगे और डायरेक्ट इस फार्मूले में रख देंगे, यहाँ पे एक बार n की वैल्यू 1 और एक बार n की वैल्यू 2, n की वैल्यू फर्स्ट करेंगे तो म्यू नॉट I बाय 2r, दो करेंगे तो 2 म्यू नॉट I बाय 2r, और दोनों को करेंगे तो 1 बाय 2 यानी कि 2 आएगा यहाँ पे, जो कि गलत है। एक्साइट नहीं होना, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे रेडियस r भी है, अगर एक बार हमें उसको लपेटते तो एक, और दो बार किया तो उसकी जो r है वो डबल हो जाती है, जो उसकी लेंथ है वो डबल हो जाती है, इसलिए यहाँ पे 4 आया बच्चों। इसलिए मैंने इस न्यूमेरिकल को किया, एक्साइट नहीं होना, पजल नहीं होना। क्वेश्चन आसान लग रहा होगा बट मेन बात यही थी यहाँ पे।
इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं। ये आईआईटी, नीट और पीएमटी और सीबीएसई बोर्ड के लिए आपको बड़ी हेल्पफुल होंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये एक करंट कैरिंग वायर है आई, और यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर है जो कि इंफिनिटी तक है, मतलब इंफिनिटी से जो आया है और इंफिनिटी तक जाएगा। ये गया, इंफिनिटी से आया, इंफिनिटी से गया आई, इसके अंदर से भी करंट जा रहा आई, और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है आर। तो क्या बोला, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। क्वेश्चन है फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सिस्टम। इस पूरे सिस्टम ओ सेंटर मान लिया, एक ऐसा वायर है ये बेंट फॉर्म में और एक ऐसा है, दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर निकालना है बच्चों। तो मैंने पहले ही बताया था जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं 2-3 एप्लीकेशन को एक साथ कंसीडर करूंगा, तो वही तो किया। एक एप्लीकेशन तो ये रही जो कि हमने सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी थी, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो और दूसरी ये स्ट्रेट वायर के कारण जो इन्फिनिटी था उसके कारण भी निकाला। ये पूरा इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर, देखिए ये रहा इन्फिनिटी, ये रिजल्ट रहा, दूसरा ये रहा, दोनों को हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप इज इक्वल टू में B1, और इस B1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय में 2R। जनरली आप जानते हैं म्यू नॉट आई बाय में 2R होती है होगी। इसके बाद यहां पे हालांकि एक मैग्नेटिक फील्ड होता तो मैं लिख देता कोई बात नहीं, बट यहां पे एक इसके कारण भी है, इसके कारण भी है। अगर इन दोनों को ऐड करना है तो वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मुझे इसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए हम राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम, राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे हम। एक होता है राइट हैंड पाम रूल और एक होता है राइट हैंड थंब रूल। ये 2 रूल होते हैं बच्चों, राइट हैंड पाम रूल और राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये होता है बच्चों, राइट हैंड पाम रूल ये होता है। इन दोनों का यूज करेंगे इसके लिए। लूप में हमेशा कौन लगता है, राइट हैंड पाम रूल लगता है। तो देखिए ये रहा राइट हैंड पाम रूल, ये हमारी उंगलियां लियां, और ये किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। उंगलियां किसकी डायरेक्शन देगी, करंट की। यहां पे 2 चीजें देखिए बच्चों, बताता हूं। एक हमारी फिंगर्स है जो किसकी देगी, करंट की डायरेक्शन। हमारा थंब किसकी देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। यही बात यहां पे एप्लीकेबल करते हैं। देखिए कैसे एप्लीकेबल करेंगे, ये देखिए उंगलियां लियां, ये आ रही, मतलब करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। देखिए ऐसे, ये डायरेक्शन थी ना, ऐसे, मतलब अंदर की तरफ होगा, मतलब इन द बोर्ड के इनवर्ड होगा, मतलब ये हो जाएगी के, हो जाएगी हमारे पास के डायरेक्शन हो जाएगी। किस डायरेक्शन हो जाएगी, के डायरेक्शन, इनवर्ड द प्लेन, ये हो जाएगा। अगर ये डायरेक्शन इस तरफ थी ना, ये इस तरफ होती, मतलब करंट की डायरेक्शन इस तरफ होती, तो मैं क्या करता, ऐसे करता, आउटवर्ड द प्लेन होता। बट अब डायरेक्शन कैसी है, ऐसे, तो इनवर्ड द प्लेन हो गया। ठीक है बच्चों, ये था हमने राइट हैंड पाम रूल लगाया। अब इसके बाद इस स्ट्रेट वायर करंट के कारण जो इन्फिनिटी तक हो पता रखा है, इस तरफ भी इन्फिनिटी तक, इस तरफ भी इन्फिनिटी तक, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कौन हो जाएगा, B2। और B2 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो लिख रखी है हमारे पास, म्यू नॉट आई बाय में कितना है, 2πr। ये होगा। अब इस B2 मैग्नेटिक फील्ड की भी हमें क्या करनी है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। उसके लिए लगेगा राइट हैंड थंब रूल लगेगा बच्चों। कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। देखिए राइट हैंड थंब रूल में ये अब उल्टा हो जाएगा, ये करंट की डायरेक्शन देगा और ये उंगलियां जिस तरफ जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड। पहले क्या किया था, ये उंगलियां तो क्या दे रही थी, करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये किसमें था, पाम रूल में। थंब रूल में उल्टा हो जाएगा इसका, ये किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, और ये किसकी, करंट की। तो देखिए इसमें करंट जा रहा इस तरफ और मैं बढ़ाऊं इस तरफ, क्यों, ये सेंटर पे निकालना है ना, सेंटर पे। तो देखिए ऐसे गया मैं, तो बाहर की तरफ दिखा रहे हैं, ये करंट इस तरफ और मैं इसको लेके आया O पॉइंट, तो इस तरफ, मतलब बाहर, आउटवर्ड, मतलब हो तो होगा के, बट आउटवर्ड प्लेन होगा बच्चों, आउटवर्ड टू प्लेन के बाहर होगा। हाँ तो बच्चों B1 और B2 मैग्नेटिक फील्ड, ये आउटवर्ड ऑफ द प्लेन और ये इनवर्ड प्लेन। अब आपको पता है कि हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक x होता है, एक y होता है, ये z, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर ये इनवर्ड प्लेन इन द होता
तो नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब आउटवर्ड कौन है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये पॉजिटिव होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर के ये इनवर्ड है इसलिए नेगेटिव होगा। तो मतलब इसमें से ये क्या कर दें हम, माइनस कर दें। तो इसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूं, ये आपने देख लिया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए तो हमारे पास बी नेट कैसे होगा, आउटवर्ड में से जिसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई आर, इसमें से इनवर्ड घटा देता हूं, के तो इसके साथ होगा ही होगा, म्यू नॉट आई बाय में 2 आर, जो कि के क्या है, इनवर्ड है। अब म्यू आई 2 आर कांस्टेंट, म्यू आई 2 आर कांस्टेंट बाहर, म्यू आई 2 आर कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 बाय पाई के वेक्टर के साथ, ये बचा माइनस में के वेक्टर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम यहां से क्या करते हैं, म्यू नॉट आई बाय में 2 आर और इसमें से ये जो है 1 बाय पाई अंदर रखा, -1 और के वेक्टर को भी मैं कैलकुलेट कर देता हूं बाहर, तो ये बी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बच्चों। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा उस सिस्टम का जो हमने बताया था। बस हमने इसको माइनस किया है और डायरेक्शन देखिए राइट हैंड थंब रूल और पाम रूल के द्वारा देखिए बच्चों। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और वीडियोस लेके आता रहूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो कर लीजिएगा। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री की वीडियोज में मिल जाएंगी, वो भी आप जरूर देखिएगा, बड़े ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेंगी।